वालेकुम तमाम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट। लेटेस्ट आपका मॉडल पेपर सेकेंड ईयर मैथ्स के ऊपर एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, यानी कि मुकम्मल वो बातें जो आपको मैंने चंद दिन पहले बताई थी, इस सिलसिले में आज आपको एमसीक्यूज़ को सॉल्व करवाते हैं। और पहली एमसीक्यूज़ आपके सामने आ चुकी है, जिसके अंदर द बीजेक्टिव फंक्शन आपको दिया हुआ है। और यहाँ पे बेसिकली बिल्कुल ही सिंपल सी बात है। अगर आप 9-10 के मैथ से अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, तो आपको पता है कि एफ़ और एफ़ इनवर्स, यानी कि बेसिकली अगर बेसिस सेम करें, और जैसे कि हम आपको करके बता रहे हैं कि एफ़ और एफ़ दोनों सेम है, और अगर हम बेसिस सेम कर लें और पावर को ऐड करें, या दूसरे अल्फाज में एक की पावर -1 है, एक की +1 है, तो दोनों की पावर को ऐड भी कर लें तो इसका रिज़ल्ट आपको पता है कि ज़ीरो आएगा। और जब f की पावर ज़ीरो आती है तो यकीनी तौर पे ये खूबी आप लोग जानते हैं कि इस सूरत में f की पावर ज़ीरो हो तो 1 के इक्वल होता है, और x वन ज़ा x इसका आंसर हो जाता है। इस लिहाज से जो आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, क्योंकि f की पावर ज़ीरो होने के बाद वो 1 के इक्वल होता है। और अब बात करते हैं सेकंड एमसीक्यूज़ की, और याद रखें कि ये जो सेकंड एमसीक्यूज़ है वो पेपर में बे इंतहा इम्पॉर्टेंट है, और किसी भी सूरत में ये दी जा सकती है। यहाँ करना असल में ये होता है कि हमारे पास लिमिट x की ज़ीरो दी है, और साइन के आगे 2x/3 और अपॉन में x दिया है। अब इसमें करना ये होता है कि हमारे पास एक फार्मूला है जो आपको हम लिख के बता रहे हैं कि अगर साइन x/x हो और इसकी लिमिट आपके पास ज़ीरो हो, यानी x की लिमिट ज़ीरो हो, तो इस सूरत में हमें ये बताया गया है कि ये 1 के इक्वल होता है। लिहाजा इसी बात को जहन में रखते हुए अब हमने करना यह है कि साइन का जो एंगल दिया है उसमें डिनोमिनेटर में सिर्फ x लिखा है, और इसके साथ यानी कि 2/3 की एक कमी है। और मैथ्स का रूल है, जैसे कि अगर हम x के साथ 2/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर के साथ वो न्यूमिनेटर में भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जैसे कि हम करके आपको बता रहे हैं। और इस तरीके से हमारा जो ये फार्मूला है इसके मुताबिक जो है हमारा ये फंक्शन जो है, जो ब्रैकेट में हमने दिखाया है, ये पूरा 1 के इक्वल हो जाएगा। और 2/3 जैसे कि हमने मल्टीप्लाई किया है और 1 से, तो ज़ाहिर सी बात है कि 1 से मल्टीप्लाई होकर इसका आंसर 2/3 आता है। और इस तरीके से आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट समझा जाएगा। और ये भी याद रखा जाए कि बोर्ड में इससे रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यूज़ लाजमी आती है, और बहुत ही इजी है, कोई इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों फर्स्ट और सेकंड के हमने आपको ऑप्शन और आंसर बता दिए। अब नंबर 3 में एक हमें स्लोप इंटरसेप्ट की इक्वेशन दी हुई है, जो कि y=mx+b, और वो पास हो रही है ओरिजिन से। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ओरिजिन हमारे पास एक्स और वाई एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जो कि 0 0 से रिप्रेजेंट होता है। और अगर हमें ये कहा जाए कि ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, तो इस सूरत में एक्स और वाई दोनों को ज़ीरो रखते हुए बी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी, और इस तरीके से हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट समझा जाएगा। अब नंबर 4 है, और नंबर 4 में कहा जा रहा है आप परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन इज़ कॉल्ड। अब यहाँ पे बेसिकली अगर यहाँ पे बात की जाए तो मेरी नज़र से ये एमसीक्यूज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं है, ना इसमें ट्रायंगल का लफ्ज़ है। और बेसिकली इस सूरत में हमारे पास ये राइट एंगल होता है, और जब भी कभी एक पॉइंट से एक लाइन के ऊपर एक पॉइंट को ड्रॉ किया जाता है तो वो उसके साथ 90 डिग्री बनाता है। लेकिन अगर इसके साथ ट्रायंगल का हवाला दिया जाता तो उसमें हमारे पास वर्टेक्स टू अपोजिट साइड पे जब परपेंडिकुलर बनता है तो वो हमारे पास एल्टीट्यूड कहलाता है। तो यहाँ पे सूटेबल जो आंसर है वो एल्टीट्यूड ही समझा जाएगा। और चूँकि सेकंड आंसर जो है वो बाकायदा राइट एंगल कहीं नहीं लिखा,
और राइट बाइसेक्टर भी चूँकि नहीं हो सकता, चूँकि लाइन तो इनफाइनाइट होती है। अब नंबर 5 पे आते हैं। तो जिन बच्चों ने 3.1 का क्वेश्चन नंबर 14 और 21 किया है वो अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पे एक लाइन, टू लाइंस होती है, उसके इंटरसेक्शन से एक लाइन पास हो रही होती है और के कांस्टेंट इसमें होता है। और वो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो बेसिकली L1 प्लस KL2 होता है। तो यहाँ पे उसी लिहाज से सूटेबल देखते हुए सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि सी के लिहाज से ही इसका करेक्ट आंसर समझा जाता है। अब नंबर 6 पे आते हैं, जिसका ताल्लुक 3.3 से है और ये कंबाइन इक्वेशन दी गई है। और याद रखें कि कंबाइन इक्वेशन जो है या जॉइंटली इक्वेशन, ये हमारे पास टू स्ट्रेट लाइंस होती हैं और ये ओरिजिन से एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं। तो इसका आंसर रियल एंड कॉन्सिडेंट इस लिहाज से होगा कि दोनों यानी कि सेम होंगी लाइंस, परफेक्ट स्क्वायर है। अब नंबर 7 को भी हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है और 7 के अंदर भी एक ऐसा इशू आ रहा है जो कि यहाँ पे उस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं लिखा हुआ और मेरी नज़र से यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन नहीं है मौजूद, क्योंकि हमारे पास डेरिवेटिव लेना है 2 sin x cos x। तो ये बुनियादी तौर पे एक फार्मूला होता है जो कि sin 2x का होता है और sin 2x का डेरिवेटिव लेने पे cos 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाता है। इस लिहाज से हमारे पास 2 cos 2x इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पे मौजूद नहीं है। डी ऑप्शन में 1/2 दिया गया है लेकिन 2 होना चाहिए था। तो इसके बाद नंबर 8 पे आते हैं। तो नंबर 8 पे हमें डेरिवेटिव भी लेना है और इस तरह के पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा आते हैं। और याद रखा जाए कि 3 के बाद एक्सपोनेंशियल लिखा हुआ है और उसकी पावर 4 सी, जो कि कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। तो याद रखें कि पूरे कांस्टेंट का डेरिवेटिव चूँकि ज़ीरो होता है, इस लिहाज से चूँकि यहाँ पे कोई भी एक्स वेरिएबल नहीं है और इसका आंसर ज़ीरो होगा, जो कि हमारा ए ऑप्शन है जो सबसे पहला दिया हुआ है। तो अब हम नंबर 9 पे बात करते हैं और नंबर 9 में हमें कहा गया है कि फाइंड द रेट ऑफ द चेंज। यानी कि हमें रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि वन टाइम डेरिवेटिव फाइंड आउट करना होता है। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है y=2/x और x की वैल्यू भी दी गई है जो कि 1/2 है। तो सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है और याद रखें कि x अगर डिनोमिनेटर में है तो उसे न्यूमिनेटर में लाना लाजमी है और उसकी पावर -1 आएगी। और जैसे ही डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इसका मुकम्मल जो आंसर है वो आपके पास -2 x की पावर -2 यानी कि पॉजिटिव करते हुए डिनोमिनेटर में दोबारा ले आएंगे तो एक्स स्क्वायर की सूरत में आएगा। और फिर इसकी जब हमने वैल्यू जो दी है वो हमने यहाँ पे पुट करनी है। -2/1/2 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास 1/4 हो जाएगा। और जैसे ही हम इसे न्यूमिनेटर में लाते हैं तो आपको मालूम है कि ये अपोजिट कर दिया जाता है, उस तरीके से इसका आंसर -8 आंसर आ जाएगा और डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट समझा जाएगा। तो याद रखें कि थोड़ा सा आपको दिखने में प्रॉब्लम है लेकिन -8 इसका आंसर है। अब नंबर 10 पे बात करते हैं। तो 10 बेसिकली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से इसका ताल्लुक़ है और यहाँ पे हमें जो है बुनियादी तौर पे प्रूफ पूछा गया है क्वेश्चंस के अंदर और ये चीज़ हमें ज़बानी याद होनी चाहिए कि इसका आंसर क्या है। और आंसर हमारे पास इसका जो है लास्ट सी ऑप्शन होगा, जो कि हम बता चुके हैं आपको। अच्छा, अब इसके बाद 11 की बात करें तो 11 के अंदर हो ये रहा है कि हमारे पास यहाँ पे भी तमाम के तमाम जो भी नंबर्स दिए गए हैं इसमें कोई भी y मौजूद नहीं है। इंटीग्रेशन के बाद dy और 2ln a sin b, कहीं पे भी हमारे पास y का तस्वुर नहीं है। तो ये तमाम वैल्यूज़ एज अ कांस्टेंट समझी जाती हैं और इस सूरत में हमें कांस्टेंट को साइड पे लेते हुए y की पावर जो कि 0 होती है तो उसमें 1 प्लस करते हैं तो y
0+1 यानी कि 1 हो जाता है और सी एज अ कांस्टेंट लगा दिया जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और याद रखें कि इससे पहले जो 10 वाली थी और इसमें मैं बात कर रहा था कि सी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा बुक के मुताबिक। और उसके बाद 11 को भी हमने बोल दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। 12 की बात की जाए तो 12 में हमें इंटीग्रेशन में डिनोमिनेटर को, यानी कि ये हल की नौइयत का एक क्वेश्चन है कि डिनोमिनेटर को लेट करेंगे y के इक्वल और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो न्यूमिनेटर में जैसे कि एक्सपोनेंशियल की पावर x और माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स दिया है तो वो उससे मैचिंग कर जाएगा। तो लिहाजा दूसरे अल्फाज में डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में ऑलरेडी मौजूद है और इसको एक हल्की नौइयत का क्वेश्चन भी कहा जा सकता है। और अगर बच्चों की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो तो यकीनी तौर पे ये डायरेक्ट भी कर सकेंगे। और हमें डायरेक्ट करने की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं, अच्छी प्रैक्टिस हो तो डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पे जैसे हमने लेट किया डेरिवेटिव लेने के बाद डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर के इक्वल आ चुका है और उसकी पूरी मैचिंग करते हुए डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने राइट हैंड साइड पे लाते हुए हमारे पास ये शक्ल आ गई 1/y/dy जो कि ln y+c के इक्वल होता है। और y की वैल्यू रख देने के बाद इसका एक मुकम्मल आंसर आ जाएगा। और हमारे पास यकीनी तौर पे ये ऑप्शन मौजूद है जो कि आपके पास सी ऑप्शन इसी तरह से दिया हुआ है। तो अब बात करते हैं 13 MCQs के ऊपर। ये हमारे पास अपना 6.11 एक्सरसाइज से रिलेटेड है और ये इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। इसमें किया यूँ जाता है कि हमें यहाँ पे एक इक्वेशन बनानी है तो डी वाई अपॉन डी एक्स को राइट हैंड साइड पे जाते हुए इंटीग्रेशन लेने के बाद बआसानी हम अपनी शक्ल को मैच करते हुए आंसर बता सकते हैं जो भी हमारा मैच हो। तो याद रखें कि y-x भी आ सकता है, x-y भी आ सकता है, दोनों आंसर आ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो कि कांस्टेंट लेफ़्ट पे भी लगाया जा सकता है, राइट पे भी लगाया जा सकता है। इस लिहाज से ए वाला आंसर हमारा मैच हो रहा है। उसके बाद MCQs नंबर 14 के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे हमें 2 सर्कल्स दिए गए हैं और लेंथ ऑफ द टेंजेंट आपसे एक तरह से रिक्वायरमेंट है कि आपने बताना है। और याद रखें कि हमारे पास 2 सर्कल्स हैं और इसमें ओनली वन चेंजिंग है कि फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन में x² y² + 2gx 2fy सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे c लिखा है और सेकंड सर्कल की इक्वेशन में ई लिखा है, यानी कि जो कि एक्सपोनेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिहाजा कुछ क्वेश्चन बुक में होते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स में दिए जाते हैं और ये पॉइंट एक थोड़ा सा यूनिक है। तो याद रखें कि हम इस सूरत में अगर लेंथ ऑफ टेंजेंट बता रहे तो दोनों सर्किल का डिफरेंस लेंगे, रूट के अंदर लेते हैं और x1 y1 x को रखते हुए, चूँकि x और y सर्किल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, x1 y1 एज अ कांस्टेंट नंबर तस्वुर करते हुए सारे के सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। और जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ, लास्ट में हमारे पास सिर्फ 2 टर्म्स रह जाएंगी और उसी को मैचिंग करते हुए हमारा करेक्ट आंसर समझा जाएगा। तो ये आपकी खिदमत में हम जो न्यू मॉडल पेपर सेकेंड ईयर 2023 है वो पेश कर रहे हैं और उसकी MCQs को पेश कर रहे हैं और काफ़ी हमें मेहनत करनी पड़ रही है और आपकी ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करके बताया जा सके। तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ चुका है। और अब नंबर 15 के ऊपर बात करते हैं। तो 15 MCQs हमारे पास पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में है और इससे रिलेटेड बुक के अंदर क्वेश्चन मौजूद है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और इससे पहले भी एक MCQs आई जिसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं था। पैरामेट्रिक इक्वेशन जैसे कि मैंने लिखी आपके सामने कि x = x1
प्लस आर, आर यानी कि रेडियस कॉस थीटा होता है। इसी तरह वाई की भी दी जाती है, x1 और y1 एज आ ओरिजिन, यानी कि इसके सेंटर्स आपके सर्किल्स के होते हैं। और जैसे कि आपको सर्किल दिया है x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5, तो x चूँकि अकेला चूँकि एक्स स्क्वायर है, कोई ऐसा कांस्टेंट नहीं है, तो इसका अंडरस्टूड है कि इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। और जबकि हमें एक पॉइंट दिया हुआ है जो कि 3 और 4 है, तो जो 3 और 4 है वो बेसिकली जैसे कि हमने पैरामेट्रिक इक्वेशंस लिखी हैं, एक्स की जगह एक्स का आंसर 3 आ जाएगा, और सेंटर जो कि ओरिजिन है 0 है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक ये दिखने को लाजमी है कि हमारे पास जो है वो अंडर रूट 5 का स्क्वायर करते हुए यानी कि आपका आर लिखा जाएगा। और चूँकि आर हमारे पास 5 दिया हुआ है, वो आर नहीं, आर का स्क्वायर है। और नोट कर लें कि मैंने भी यहाँ पे लिखते हुए आर का यानी कि रूट 5 का स्क्वायर मेंशन नहीं किया, लेकिन आप इसे नोट कर लीजिएगा कि आर का स्क्वायर लेते हैं तो रूट 5 आएगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास नहीं लिखा हुआ, जबकि अगर यहाँ 25 होता तो हमारा ऑप्शन यहाँ मैच हो जाता। अब 16 MCQs है जो कि बहुत ही सिंपल और आसान सी है। इसमें बस ये कहा गया है कि एक पैराबोला है, वो एक्स एक्सिस से जब टच हो रहा है तो क्या हिस्सा उसका टच होगा, तो याद रखें कि जो इसका एक्सट्रीम पॉइंट होता है वो वर्टेक्स कहलाता है, तो वही इससे टच होगा, तो इसका आंसर वर्टेक्स होगा। अब नंबर 17 पे आ चुके हैं, तो ये वाला पॉइंट भी एग्ज़ाम में मुख्तलिफ अंदाज से पूछा जा सकता है। और यहाँ पे हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, और उसका इल्म इस तरह से हो रहा है कि अगर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और बीच में दोनों की साइन अपोजिट हो, तो ना तो वो सर्किल होता है ना वो एलिप्स होता है, बल्कि वो हाइपरबोला होता है। तो हाइपरबोला की इक्वेशन दी हुई है, और इसमें सेमी मेजर एक्सिस आपसे पूछा हुआ है। तो बेसिकली हमारे पास से इसको हम जैसे क्वेश्चन काफ़ी सारे हमने सॉल्व किए होंगे, तो उसी तरह से सॉल्व करें तो पॉजिटिव के नीचे जो यानी कि जैसे वाई स्क्वायर पॉजिटिव है और अपॉन में 3 लिखा है, तो वो जो है वो ए स्क्वायर से आपके मेजर एक्सिस यानी कि जैसे यहाँ लिखे हुए हैं वो रिप्रेजेंट होंगे। और ट्रांसवर्सल एक्सिस भी कहलाते हैं। तो बहरहाल ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपके पास 3 के इक्वल आ जाएगा, और जैसे ही हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस में आता है, लेकिन चूँकि मैग्नीट्यूड जो है वो पॉजिटिव में लिया जाता है, तो अंडर रूट 3 इसका जो है आपका आंसर आ जाएगा। सेमी चूँकि हाफ कहलाता है, अगर ये मेजर एक्सिस कहलाता तो फिर 2 अंडर रूट 3 आता। अब 18 तो बिल्कुल ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, कि हमारे पास इसके लिए आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि इसेंट्रिसिटी 1.5 हो तो वो एलिप्स होता है, जैसे कि आपको लिख के बता दिया गया है कि पैराबोला की इसेंट्रिसिटी 1, हाइपरबोला की लेस देन 1 और एलिप्स की ग्रेटर देन 1 होता है। तो इसेंट्रिसिटी 1.5 है, तो जो कि 1 से ग्रेटर है, तो एलिप्स इसका करेक्ट आंसर होगा। और 19 वेक्टर से रिलेटेड है, और यहाँ पे हमें जो है मल्टीप्लाई करते हुए 2 वेक्टर्स दिए गए हैं, और जैसे ही हम इस पे इसका आंसर लाएंगे तो वो जो स्टूडेंट फिज़िक्स को भी अच्छी तरह जानते हैं वो बाखूबी जानते हैं कि हमारा ये जो मल्टीपल है इसका आंसर 0 आएगा। और दो दो MCQs उन्होंने तकरीबन हर चैप्टर से दी हुई हैं, और 20 आपकी MCQs भी यूनिट वेक्टर और डायरेक्शंस दी हुई है। और ये हल्की नोयत का एक क्वेश्चन है, और इसको सॉल्व इस तरह से करना है कि जैसे 3 - 2 और 7 दिया हुआ है, तो 3 जो है वो आयोटा से रिप्रेजेंट होता है, और सेकंड नंबर जो -2 है वो जे, और नंबर 7 जो है थर्ड नंबर वो के से रिप्रेजेंट होता है। अब करना इस तरह से है कि हमें इसके बुक में फार्मूला दिया हुआ है, और उस लिहाज से हम तीनों नंबर्स का स्क्वायर लेते हुए रूट के अंदर उसका आंसर लेके आएंगे, जो कि आपको करके हम बताते हैं कि किस तरीके से उसका आंसर आएगा।
तो आप देख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर किया, फिर -2 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया, और इसको सिर्फ़ और सिर्फ थ्री को आई से, और -2 को जे से, और 7 को के से रिप्रेजेंट किया। अब नीचे का जैसे ही हम मुकम्मल सॉल्व करेंगे तो 62 मेरे हिसाब से इसका आंसर बनेगा। और बाकी ये कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें रूट में दो जगह 62 है, लेकिन जैसे कि हमारा -2 जे है तो बी ऑप्शन से वो मैच हो रहा है। और 62 दो जगह दिया है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन आपका यकीनी तौर पे हम इसे जैसे मुकम्मल कर रहे हैं आपके सामने, तो हमारे पास वो बी के लिहाज से आंसर होगा। तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, रिकॉर्डिंग को कई तरीक़ों से आपके सामने बना के पेश किया जाता है, बड़ी ज़्यादा मेहनत है और आप लोगों के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। अब आ जाते हैं, मुख्तसर एक शॉर्ट क्वेश्चन का जायज़ा लेते हैं। 40 मार्क्स के हैं और आपको 14 में से 10 करने होंगे, और ईच क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो लिमिट से आपको दो क्वेश्चन दे दिए हुए हैं, फिर 2 चैप्टर से भी आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसी तरह से अगर हम 2 और 3 चैप्टर की बात करें तो बिल्कुल ये एक जैसी चैप्टर हैं, जैसे एक सिक्के के दो रुख होते हैं, इसी तरह से। लेकिन नंबर 6 वाले क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दीजिएगा कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, ग्रेडियंट वाला, जो कि 3.3 में 6 क्वेश्चन है। लेकिन इसमें याद रखें कि ट्वाइस को थ्राइस भी कह दिया जाता है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह 4 चैप्टर से भी आपको यकीनी तौर पे पहले भी दो क्वेश्चन दिए जाते थे, अभी भी इन्होंने प्रूफ के साथ कुछ डेरिवेटिव के दिए हुए हैं, 5.2 से दिए हुए हैं। और इंटीग्रेशन के क्वेश्चन पहले तो काफ़ी ज़्यादा सारे दिए जाते थे कि उसमें से दो करें या तीन करें, लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन आपको सेलेक्ट किया गया है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही एग्ज़ाम होगा कि कौन सा क्वेश्चन आता है। इसी तरह लॉन्ग की बात करें तो हर क्वेश्चन 8 नंबर का है और 5 आपने करने हैं, टोटल 9 दिए हैं, जो कि बहुत बेहतर है ये पहले की निस्बत, चूँकि इसमें ए और बी पार्ट करके नहीं है। और देखा जाए तो हर बड़ा चैप्टर, जैसे कि 3 चैप्टर है, और उसके बाद 7 चैप्टर है, 8 चैप्टर है, 5 चैप्टर है, और इंटीग्रेशन का चैप्टर है। इससे ही सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और 7 हुआ, 8 हुआ। लेकिन याद रखें कि 1 और आपका 9 चैप्टर से नहीं देते हैं। तो इसी के साथ आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, और अपने कमेंट्स और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।